हेलो दोस्तों, वेलकम टू कन्हैया जीएस वर्ल्ड। आज हम जानेंगे टीवी के बारे में। हम सबने कहीं ना कहीं टीवी के बारे में सुन रखा होगा, तो आज हम टीवी के बारे में ही जानते हैं। टीवी, इसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं लेकिन आज हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानेंगे। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, यानी लंग्स में जो टीबी हो जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि टीबी शरीर के किसी भी अंग को हो सकता है। लीवर में टीबी हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, इंटेस्टाइनल टीबी हो सकता है, ब्रेन टीबी हो सकता है। तो टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन आज हम जानेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी लंग्स में होने वाले टीबी को। मुख्य रूप से टीबी लंग्स में ही होता है, क्योंकि टीबी का नाम सुनते हमारे दिमाग में ये आता है कि कहीं ना कहीं लंग्स को इन्फेक्शन होगा, लंग्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो आज हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस टीबी एक संक्रामक रोग होता है, संचारी रोग होता है। संचारी रोग का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलना, संक्रामक रोग होता है। दूसरा, टीबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। पेपर में यहाँ से एक दो नंबर का पूछ सकता है। पहले तो टीबी किस तरीके का रोग होता है, कैसा रोग होता है? संचारी रोग होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होता है। सेकेंड पे टीबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। फिर थर्ड पे यही है, टीबी शरीर के किसी भी अंग को हो सकता है, जैसे लीवर टीबी, गैस्ट्रिक टीबी, इंटेस्टाइनल टीबी, ब्रेन टीबी, ठीक है, स्किन का टीबी। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ होता है? लंग्स को होता है। मुख्य रूप से किस अंग में होता है? लंग्स को होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसको समझते हैं। शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स का सेल अलग अलग होता है। जैसे ब्रेन के सेल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, वैसे किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन कहते हैं। लीवर के सेल्स को हिपैटोसाइट्स कहते हैं, हिपैटिक सेल कहते हैं, हिपैटोसाइट्स कहते हैं। यानी हमारे बॉडी, हमारा जो शरीर है, अंग है, अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप का सेल होता है। ठीक उसी तरीके से लंग्स में भी अलग तरीके का सेल होता है, और हर सेल का एक साइट होता है। हर सेल का एक साइट होता है, कह लीजिए। हर सेल का एक साइट होता है। तो जो मायोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है, वो लंग्स वाले सेल के साइट से ज़्यादा अटैचमेंट होता है, मतलब सुटेबल होता है चिपकने के लिए, कह लीजिए। या जो लंग्स का जो सेल होता है, उससे बैक्टीरिया बहुत आसानी से अटैच्ड हो जाता है। उसके लिए वो फेवरेबल सेल होता है और आसानी से उस साइट को पा लेता है। इसलिए शायद इन्फेक्शन लंग्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हमको सुनने को मिलता है कि लंग्स में टीबी हो गया, मतलब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो गया। लेकिन टीबी अंग के किसी भी भाग को हो सकता है। अब हम जानते हैं, जो मायोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है ट्यूबरक्लोसिस, वो रॉड शेप का होता है। उसका शेप कैसा होता है? रॉड शेप, इस तरीके का रॉड शेप का होता है। अब हम देखते हैं कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैसे फेफड़े को इफेक्ट करता है और कैसे वो फेफड़े में एंटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ट्रैकिया में एंटर करेगा। ठीक, फिर ब्रैंकियाई, फिर ब्रैंकियोल्स में ये हमारा जो है वो बैक्टीरिया है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जब ये एल्वियोलाई में आता है, ये एल्वियोलाई वायु कोष्ठक है, यहाँ पे आकर ये चिपक जाता है, कह लीजिए। उसको एकदम तरीके से ट्यूबर बना लेता है। ट्यूबर का मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो जाना और सिस्ट टाइप का बना लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन होता है, वो एरिया कम हो जाता है, सांस फूलता है, दम घुटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मायोबैक्टीरियम बैक्टीरिया ने ट्यूबर बना लिया है। ठीक है, तो ये एरिया जो है एल्वियोलाई, जिसको हिंदी में हम लोग वायु कोष्ठक कहते हैं,
ये एरिया हमारा कम ही हो जाएगा, वायु कोष्ठक एरिया। तो जब एरिया कम होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, दम घुटेगा, खांसी आएगी, इन्फ्लेमेशन होगा, रेडनेस होगा। तो वो इस वजह से होता है। यहाँ तक क्लियर है? ये मायोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है। अब होता क्या है, जैसे हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के जरिए हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। सबसे पहले इम्यून सिस्टम लड़ता है, झगड़ता है। उसके बाद जब हमारी बॉडी नहीं झेल पाती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, तब वो इन्फेक्शन हमको हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पे मायोबैक्टीरियम बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया यहाँ पे एंटर करता है, तो उसको रिएक्ट करने के लिए माइक्रोफेजेस सेल आ जाते हैं। माइक्रोफेजेस सेल आ जाते हैं जो इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करने लगते हैं। इनगल्फ का मतलब निगलने लगते हैं, खाने लगते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोफेजेस अपने अंदर ही इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, इनगल्फ कर लेते हैं और ये यहीं पर पड़े रहते हैं। अब जैसे जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो ये जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, मैक्रोफेजेज उतने टाइम तक इस बैक्टीरिया को अपने अंदर लिए रहेगा और टीबी के लक्षण को वो बाहर शो होने नहीं देगा। इतना क्लियर है? जिनकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी, उनके में कोई भी इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया, वो उतना ही शरीर से बाहर लेट शो होगा। ठीक है, लेटेंट फेज, रेस्टिंग फेज में यहाँ पे पड़ा रहेगा, ये स्प्रेड नहीं होगा। इतना क्लियर है? माइक्रोफेजेस रिस्पॉन्स करेगा। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। किसी को पल्मोनरी टीबी हो जाता है तो उसके कितने स्टेजेस होते हैं? मेनली 3 स्टेजेस होते हैं। पहला प्राइमरी फेज, दूसरा लेटेंट फेज, तीसरा एक्टिव फेज। प्राइमरी फेज में क्या होता है? सिम्पटम शो 1 to 2 वीक आफ्टर एंट्री ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किसी भी व्यक्ति का इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगा, इम्यूनिटी वीक होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता, तो वो जो सिम्पटम है, टीबी के जो लक्षण हैं, वो 1 से 2 हफ्ते में वो बाहर दिखने लगते हैं। कब? बैक्टीरिया के एंट्री होने के बाद। इतना क्लियर है? तो इसको हम लोग प्राइमरी फेज कहते हैं। सेकेंड पे आता है हमारा लेटेंट फेज। इसको इस फेज में जो बैक्टीरिया होता है वो रेस्टिंग फेज में पड़े रहते हैं। मैंने बताया अभी पीछे, जो मैक्रोफेजेज होते हैं वो मायोबैक्टीरियम बैक्टीरिया को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी, ठीक है, इनगल्फ कर लेते हैं और ये रेस्टिंग पीरियड में पड़े रहते हैं। कब तक? जब तक कि किसी मनुष्य की शरीर उस रोग के प्रति कैपेबल है, लड़ रही है, तब तक तो वो लक्षण शो नहीं होगा। रेस्टिंग फेज में पड़े रहेंगे ये बैक्टीरिया, स्प्रेड नहीं होंगे, बाहर नहीं आएंगे, स्प्रेड नहीं होंगे, तब तक वो लक्षण अंदर ही रहेगा। 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 3 महीने हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने अंदर टीबी के बैक्टीरिया को लेके घूम रहा है, लेकिन वो लक्षण बाहर शो नहीं होगा, तो उस फेज को हम बोलते हैं लेटेंट फेज या रेस्टिंग फेज। और ये हर टाइप के इन्फेक्शन में ये फेज देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है टीबी का इन्फेक्शन हो गया तो इसी फेज में देखने को मिल रहा है। कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो लेटेंट फेज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड पे हमारा है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज क्या है? बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस से बाहर आएंगे और सिम्पटम लक्षण को शो करेंगे, दर्शाएंगे। एक्टिव फेज समझ में आ गया? मैक्रोफेजेस से बैक्टीरिया स्प्रेड होंगे, बाहर आएंगे और भीषण रूप से अपना लक्षण वो शो करेंगे। एक्टिव फेज कह लीजिए सीवियर फेज होता है, सीरियस फेज होता है किसी भी बीमारी का, किसी भी इन्फेक्शन का। तो ये 3 फेज होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। ठीक है, एक्टिव फेज। अब क्या क्या लक्षण होते हैं? किसी को टीबी हो गया तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? पहला, लो ग्रेड फीवर। टीबी है, किसी व्यक्ति को टीबी है तो उसको लो ग्रेड फीवर होगा। लो ग्रेड फीवर का मतलब हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, 39, 40 डिग्री सेल्सियस होगा।
तो उसको हम लोग लो ग्रेड फीवर कहते हैं। बहुत तेज बुखार आना, हाई ग्रेड फीवर इज वेरी रेयर, बहुत ही कम होता है। थर्ड पे है भूख न लगना, कफ, खांसी आना, 2 वीक से ज़्यादा खांसी का रहना, लगातार खांसी आना, ठीक है। बलगम जो होगा भूरे कलर का होगा, खांसी में कभी कभी ब्लड भी आ जाएगा, ठीक है। दम घुटना, सांस फूलना, तो ये सारी दिक्कतें टीवी में देखने को मिलती है। रात को पसीना आना, थकान, सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, तो किसी को टीवी हो जाएगा तो ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर किसी को पेट की टीवी हो गई है, गैस्ट्रिक टीवी हो गई है, तो वोमिटिंग होगा, वेट लॉस होगा, डायरिया होगा। मतलब अलग अलग ऑर्गन में टीवी हुई है तो उसके लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर ब्रेन टीवी हो गया तो सर दर्द होना, बहुत ज़्यादा होना, माइग्रेन की समस्या, ठीक है, चक्कर आना, ये सारी दिक्कतें बनी रहेगी। और अगर जेनाइटल एरिया में टीवी हो गया है तो इनफर्टिलिटी का केस ज़्यादा रहता है। जेनाइटल एरिया में, जेनाइटल एरिया मतलब जनन तंत्र में टीवी का होना, वहाँ पे इनफर्टिलिटी का केस बहुत ज़्यादा होता है, इचनेस होता है, स्वेलिंग होता है। तो लक्षण भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग ऑर्गन में टीवी होगा तो लक्षण अलग अलग होगा। ये कौन सा लक्षण है? ये अगर लंग्स में टीवी हो रहा है तो उसके लक्षण हैं। अब हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को टीवी हो जाता है तो उसकी पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वो अगर एक्टिव फेज में है, अपने लक्षण को दिखा रहा है तो वैसे ही पता चल जाएगा, वरना बहुत सारे टेस्ट आते हैं, मोनटॉक्स टेस्ट आता है कराने के लिए। अगर स्पाइन में किसी को टीवी हुआ है, स्पाइन में या किसी भी ऑर्गन में, तो कभी कभी तो उस ऑर्गन की जगह का सेल और टिश्यू लेके टेस्ट कराते हैं टीवी की पहचान करने के लिए। और किसी को टीवी हो जाता है तो क्या क्या खाना चाहिए, हम देख लेते हैं। अगर किसी को टीवी है तो उसके दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स यानी जो दूध वाले प्रोडक्ट होते हैं उसको हमको खाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सब ताज़े हों। जैसे दूध ताज़ा हो, 1-2 दिन का नहीं हो। और अगर हम पनीर खा रहे हैं तो दुकान का ना हो, क्योंकि वो बासी होता है, तो ताज़े खाना चाहिए। और पनीर को कभी भी तल कर नहीं खाना चाहिए, उसको कच्चा ही खाना चाहिए। उसकी पकौड़ी बना के उस तरीके से नहीं खाना चाहिए। और दूसरे पे लहसुन खाना चाहिए, उसकी 1-2 कली। तीसरे पे खिचड़ी खाना चाहिए, और खिचड़ी में सब्जियों को ऐड करके, ठीक है, खिचड़ी सब्जियों के साथ बना के खानी चाहिए। फ्रूट, खट्टे फल खाना चाहिए। फल में खट्टे फल ही ज़्यादा खाने चाहिए, जो आम होता है उसको नहीं खाना चाहिए जिसको टीवी है। तीसरा है ग्रीन टी पीनी चाहिए। सीजनल जो सब्जी हो गया, फल हो गया, उसको खाना चाहिए। और अनाज में हमको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जौ खाना चाहिए, भुना चना खाना चाहिए, गेहूँ की रोटी खानी चाहिए लेकिन बहुत कम, जौ ज़्यादा लेना चाहिए, भुने चने। और देख लेते हैं क्या क्या नहीं खाना चाहिए। कोई भी जो अनाज है या डेयरी प्रोडक्ट्स है, अगर वो बासी हो गया तो उसको हमको नहीं खाना चाहिए। और नॉनवेज में अगर नॉनवेज वो ताज़ा है, ताज़ी मच्छी है, तो उसको खाना चाहिए। बाकी अगर वो फ्रेश नहीं है तो नहीं खाना चाहिए। वो सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसमें नमक ज़्यादा हो, जैसे चिप्स हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसमें नमक ज़्यादा होता है, उन सभी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। प्लास्टिक बंद सामान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और कहीं ना कहीं नमक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो नुकसान कर सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं करना चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हम टीवी से बच सकते हैं।